आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जेटेट ईवीएस का प्रैक्टिस सीरीज को जो है आपका सॉल्व करवाएंगे, जहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। जितने भी क्वेश्चंस यहां पर रखा गया है सारे इम्पोर्टेंट हैं और उसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वहां से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा सारा आपका एनसीईआरटी और जेसीईआरटी बेस्ड है। आपको पता है कि ईवीएस का किताब जो है एनसीईआरटी का क्लास 3 से लेकर के 5 क्लास तक में आपका ईवीएस का चैप्टर्स आपको देखने को मिलता है और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में भी। अगर आप एनसीईआरटी के 3 से 5 तक के ईवीएस के किताब को बहुत ही बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको ईवीएस में 30/30 मार्क्स गेन हो सकता है ईजीली। फिर हम लोग बात करेंगे ईवीएस पेडागोगी और कंटेंट रिलेटेड चीज़ें के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से मोटिवेशन बना रहता है डेली बेसिस पर वीडियो को बनाने के लिए, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे। हम लोग पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, या इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है, बाइलिंगुअल है। तो पहला क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, यानी कि एक असर्शन दिया गया है और उसका रीजन दिया गया है और फिर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। पहला जो अभिकथन है वो क्या है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। यानी कि जो झुंड को हम लोग इंग्लिश में हर्ड कहते हैं, जो एलिफेंट का हर्ड होता है, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है फीमेल एलिफेंट रहते हैं और बेबी एलिफेंट रहते हैं। ये हो गया आपका कथन। और इसका रीजन भी दिया गया है कि रीजन ये है कि हाथी जो है 14 से लेकर के 15 साल बाद झुंड छोड़ देता है और अकेले रहता है। यानी कि जो मेल एलिफेंट है, ये जो झुंड होता है, हर्ड होता है, इसको कितना साल बाद 14 से 15 ईयर्स के बाद छोड़ देते हैं और वो अकेले ही रहते हैं। अब आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है। ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है कि अभिकथन सही है किंतु कारण जो है वो गलत है। ऑप्शन 2 है कि अभिकथन गलत है बट कारण सही है। फिर ऑप्शन सी है कि दोनों ही सही है और जो अभिकथन है कारण दोनों एक दूसरे को मैच करता है। और आपका ऑप्शन डी है कि दोनों ही अभिकथन सही है बट रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सही से। तो ये आपको देखना है कि क्या दोनों में से स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो ये आपका दोनों अभिकथन है ये सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। यानी कि कोई भी हाथी का झुंड मिलेगा तो वहाँ फीमेल एलिफेंट मिलेगा और बेबी एलिफेंट ही मिलेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो मेल एलिफेंट होता है ये 14 से 15 ईयर्स के बाद ये क्या कर देता है, झुंड को छोड़ देता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया से आपको एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि झुंड की जो स्ट्रक्चर होती है हाथियों का, उसमें क्या होती है, मुख्य रूप से जो मादा हाथी होती है और उनके बच्चे ही होते हैं। झुंड का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होता है, जो सबसे एजेड फीमेल एलिफेंट होती है, वही क्या करती है, झुंड का लीडरशिप देता है। जैसे घर वगैरह में होता है ना, जो सबसे बड़ा होता है वही घर का सारा मैन डिसीजन को कंडक्ट करते हैं, मैन डिसीजन को लेते हैं। तो उसी टाइप से जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है वही क्या करती है, झुंड का नेतृत्व करती है। और नर हाथी के बारे में यहाँ बात किया गया है कि जब नर हाथी का एज 14 से लेकर के 15 ईयर्स के हो जाते हैं तो वे झुंड छोड़ देते हैं, क्योंकि जो हाथी होती है, मेल हाथी होता है, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा समझ में आ गया। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। तो एक दिन में 100 किलोग्राम यानी कि 1 क्विंटल, 100 केजी कितना खा सकते हैं, 100 केजी पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा। और हाथी जो है बहुत ही कम सोते हैं, लगभग दिन में 2 से 4 घंटे। तो ये दोनों फैक्ट एनसीईआरटी का फैक्ट है, इन दोनों फैक्ट को याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं सीटेट में और जेटेट में भी फ्रेम होने के चांसेस हैं। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो सेशन को लाइक भी करते चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका लाइक। इससे डेली बेसिस पर सेशन को बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है। आपको जितने भी पीपीटी वगैरह दिख रहा है ये टॉप क्लास का पीपीटीज है, टॉप क्लास के नोट्स आपको देखने को मिलेगा सारे सब्जेक्ट का, चाहे आप ईवीएस का कहे, चाहे आप सीडीपी का कहे, चाहे आप मैथ का कहे, सबका मिलेगा। इन सारे चीज़ों के लिए आपको करना क्या है, एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से और वहीं से आप इन सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है।
तो यहाँ पर आपको 4 राज्य का नाम दिख रहा होगा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है बे ऑफ बंगाल के कोस्ट में है। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है, आप लोगों में से बहुत कोई इसका आंसर कर सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश किसके निकट है आपका, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्री तट वाला एक राज्य है। यहाँ पर आप मैप पर देखेंगे तो और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो इतना बढ़िया से हमको नहीं लगता कोई भी जेटेट का क्लास ले रहा होगा। ऑल ओवर यूट्यूब में आप चेक कर लीजिएगा कि हर एक चीज़ आपको समझाया जा रहा है उस लेवल का, ताकि आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन फिट हो जाए, फिर आपको देखना ना पड़े। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो भारत, इंडिया को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, सब कंटिनेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो तीनों ओर से ये पानी से घिरा हुआ है। आप अगर इंडिया के पूर्व में देखेंगे तो इधर आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी, यहाँ डायग्राम में दिख रहा है बे ऑफ बंगाल। इधर आप देखेंगे पश्चिम साइड में तो वहाँ आपको मिलेगा अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, और नीचे आप देखेंगे तो हिंद महासागर। तो तीनों ओर से ये किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। और तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ होने के कारण ही हम लोग इंडिया को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। इंडिया द्वीप नहीं है। द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर चारों राज्य को अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको केरला दिखेगा आपको, फिर यहाँ कर्नाटका दिखेगा, तेलंगाना दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश जो है बे ऑफ बंगाल से सटता है। किससे सट रहा है? आपका बे ऑफ बंगाल से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया, ये सारे अपने बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? बंगाल की खाड़ी के साथ, जिसे हम लोग पूर्वी तट, ईस्टर्न तट के नाम से जानते हैं। अगर आप अरब सागर की बात करेंगे जो कि पश्चिमी तट की हिस्सा है, तो कौन कौन सा राज्य स्थित है? तो आप देखेंगे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। तो ये सारे जितने भी राज्य के नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको याद रखना है कि कौन सा राज्य किस तट के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। और अगर हम लोग तेलंगाना की बात करें तो ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, जैसे कि झारखंड, अपना झारखंड भी लैंड लॉक्ड है। झारखंड के सीमा के साथ समुंदर कहीं भी टच नहीं होता है, इसलिए क्या है, ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है जैसे कि आपका तेलंगाना है। और एक क्या बात है कि झारखंड, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि गंगा नदी जो है झारखंड से होकर प्रभावित होती है। तो आपको ये बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी गंगेज जो है किस राज्य के साथ जो है झारखंड के, सॉरी राज्य नहीं, झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट के साथ। जस्ट मिनट खाली वेट कीजिएगा, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि भारत के कुल तटीय सीमा यानी कि जो आपका बॉर्डर, वैसा सीमा जो किसके साथ, समुद्र के साथ टच हो रहा हो। तो समुद्र के साथ जो टच होता है वो कितना है? तटीय सीमा कितना है? 7516.6 किलोमीटर। ये भी आपका क्या है? एनसीईआरटी का ही फैक्ट है। और ये जितने भी चीज़ें यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है आपको, ये सारे एनसीईआरटी का फैक्ट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सब को आप नोट भी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट्स चाहते हैं तो आप एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि जो बायोमास होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जैव मात्रा, और जो फॉसिल फ्यूल होता है, ये दोनों ही ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। कैसा सोर्स है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दोनों को ही आपको समझाएंगे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है और कन्वेंशनल क्या होता है। इसका अभिकथन दिया गया है। दूसरा अभिकथन है कि जैव मात्रा क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, और दोनों ऊर्जा के क्या है? परंपरागत स्रोत है। अब रीजन क्या दिया गया है कि पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो एनर्जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो एनर्जी आपका 2 टाइप को देखने को मिलता है। एक आपका एनर्जी का सोर्स, एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो यहाँ पर हम सीधा आएंगे आपका यहाँ पर, तब और थोड़ा बढ़िया क्लियर होगा। तो ऊर्जा स्रोतों का जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो 2 टाइप का आता है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय यानी जिसका बार बार हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा रिन्यूएबल होते रहता है। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। पवन ऊर्जा को बार बार आप क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। जल विद्युत को आप बार बार क्रिएट कर सकते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत उन सारे स्रोतों को कहते हैं जिसका अगर आप एक बार यूज कर दिए उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे कोयला अगर आप एक बार जला दिए, कोयला जो घरों में खाना बनाने में यूज होता है,
तो उसको आप फिर से यूज नहीं कर सकते, उसका क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। उसी टाइप से गाड़ी में जब हम लोग पेट्रोलियम डालते हैं, तेल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, वह भी एक बार यूज करने के बाद फिर से यूज नहीं कर सकते। उसी टाइप से नेचुरल गैस को भी एक बार यूज करने के बाद फिर से हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, बोला गया था कि पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पारंपरिक स्रोत क्या होता है, नवीकरणीय होता है। तो रीजन जो है आपका पूरा का पूरा रीजन जो है वो गलत हो गया। रीजन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जहाँ पर लिखा हुआ है रीजन इज फॉल्स, वही आंसर होगा। और ए इज ट्रू, बाकी सही है कि जैव मात्रा, जीवाश्म ईंधन, ये सारे क्या ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर और एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि परंपरागत स्रोत वे है जो लंबे समय से उपयोग में है, जैसे कि आपका जीवाश्म ईंधन, कोयला हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं। बायोमास, बायोमास क्या, लकड़ी, उपले, ये सारे बायोमास के कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे पारंपरिक स्रोत हैं। बाकी अधिकांश पारंपरिक स्रोत जैसे कि हो गया कोयला, हो गया पेट्रोल, हो गया, ये सारे नॉन रेन्यूएबल होता है, इसको हम लोग रेन्यूएबल नहीं कर सकते। यानी कि इसकी जो मात्रा है वो लिमिटेड है। अगर एक बार ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा बनने में इसे लाखों साल लगते हैं। ऐसा नहीं कि कोयला को हम लोग लैब में नहीं बना सकते, लैब में बना सकते हैं, बट उसका बनने का प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा है, लाखों साल लग जाएगा। आप आज लैब इस्टेब्लिश कीजिएगा, लाख साल बाद कौन देखने आ रहा, तो इसलिए उसको बनाया नहीं जाता है लैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि पहला एक अभिकथन दिया गया है, फिर उसका कारण दिया गया है। ईवीएस में और सीडीपी में इस बार का जो एग्जाम होगा उसमें इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप मत सोचिएगा खाली वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप टिक मार करके आ जाएंगे। अभी काफ़ी दुनिया बदल चुकी है, एआई आ गया है। तो जो क्वेश्चन सेट करेंगे ना, वो भी क्वेश्चन को सेट करने के लिए एआई का हेल्प लेंगे, और फिर वो क्या करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे कि आपका टाइम किल हो। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ही आप क्या कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे, यानी कि क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ऑनलाइन रटने से आपको कोई बेनिफिट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभिकथन क्या है कि जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। पहला कथन क्या है, यहाँ से दो चीज़ आपको याद रखना है। पहला, जो पश्मीना शाल है ये किस के बालों से बनाया जाता है, बकरियों के बालों से बनाया जाता है। और बोला जा रहा है कि ये कहाँ पर रहते हैं ये सारे बकरियाँ, तो लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में ये सारे बकरियाँ पाई जाती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, यानी कि सर्दी पड़ती है। अब इसका कारण दिया गया है कि इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उगाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि नेचर में कोई भी जीव है तो सारे जीव अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ उसका स्पेशल क्वालिटीज होता है। तो उसी टाइप से इन सारे बकरियों में एक क्वालिटी होती है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उनके शरीर पर क्या, बालों के परत उगाते हैं, परत दर परत उगाते हैं। तब यहाँ आपको बताना है कि क्या अभिकथन और कारण दोनों सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही सही है, अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर जो है एक्सप्लेन करता है ए को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता, कौन सा बकरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक जनजाति होता है जिसका नाम है चांगपा जनजाति, और ये एग्जाम में पूछा गया है कि चांगपा जनजाति जो है ये किस प्रदेश में पाया जाता है। जैसे हम लोगों में संथाल जनजाति हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, तो उसी टाइप से जो चांगपा जनजाति है ये आपके लद्दाख रीजन में आपको देखने को मिलेगा। लद्दाख के ये जनजाति है, जनजाति यानी कि ट्राइब। अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में टोटल कितने जनजाति है, तो 32, और एक नया ऐड होके हो गया 33। कितना जनजाति है, 33। कौन कौन सा जनजाति है, जैसे कि आपका संथाल हो गया झारखंड के जनजाति, मुंडा हो गया आपका झारखंड का जनजाति, हो गया आपका झारखंड के जनजाति। तो झारखंड से संबंधित ये भी आप याद रखिएगा। और बाकी जो झारखंड जीके का क्लास हम करवाते हैं वो झारखंड जीके क्लास को भी आप अगर डेली बेसिस पर अटेंड करते हैं तो आपका झारखंड जीके कवर हो जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए। अभी आज ही से आपका क्लास स्टार्ट हुआ है जो आपका जेपीएससी वाला क्लास है उसमें, तो उस क्लास को भी आप अटेंड कीजिएगा, तो झारखंड संबंधित कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो यहाँ से आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि चांगपा जनजाति ये किस प्रदेश के, लद्दाख के, ठीक है। तो ये पश्मीना बकरियां जो होती है लद्दाख के चांगथांग इलाके में, जो कि लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अब इसका अनुकूलन देखेंगे, अगर हम लोग एडेप्टेशन देखेंगे तो इतनी ऊंचाई पर यानी कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर
जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो कितना चला जाता है, -40 डिग्री तक चला जाता है। और जीवित रहने के लिए इन बकरियों को गर्म बालों की एक पतली आंतरिक परत दिया जाता है, नेचर से ही, सिंपल है। तो पश्मीना का एक बाल हमारे बाल से 6 गुना पतला होता है। तब काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पश्मीना शॉल इतने महंगा क्यों होता है। तो पहला तो जो पश्मीना का एक बाल है, हम लोगों का जो बाल है उससे 6 गुना पतला होता है, समझ में आ रहा है आपको। और एक पश्मीना शाल को बुनने में लगभग 250 घंटे लगते हैं और ये 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। तो कितना लगता है एक साल बुनने में, 250 घंटा, जिसके कारण ये काफ़ी महंगा भी होता है। और आप 6 स्वेटर पहनेंगे और आप एक स्वेटर पहनेंगे, एक शॉल पहनेंगे पश्मीना शॉल, उसी से आपका ठंडा खत्म हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे और बड़े होता है, ऐसा क्यों होता है। तो अगर आप काव देखेंगे तो काव का जो आगे का दांत होता है, फ्रंट टीथ होता है, वो काफ़ी छोटे होते हैं। और जो बैक साइड के यानी पीछे के जो दांत होता है वो क्या होते हैं, चपटे होता है, फ्लैट साइज में होता है और बड़ा होता है। ऐसा होने के पीछे के कारण यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका कारण क्या है। तो पहला कारण यहाँ दिख रहा है कि क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए, घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए, तो सारा ऑप्शन आप देखेंगे तो काफ़ी मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। बट इसका आंसर क्या हो जाएगा कि घास काटने और घास को चबाने के लिए, यानी स्निपिंग ग्रास एंड च्यूइंग द ग्रास, ये आंसर होगा इसका सही। घास को काटने और घास को चबाने के लिए, ठीक है। घास को कुतरता नहीं है, कुतरने वाला काम कौन करता है, जैसे गिलहरी करता है, आपका चूहा करता है। तो गाय तो कुतरता नहीं कोई चीज़ को, तो गाय क्या करता है, घास को खाने के टाइम काटता है और फिर उसको चबाता है। तो घास को काटने और चबाने के लिए दांत, पहला जो शुरुआती दांत होता है, फ्रंट टीथ होता है, वो छोटा होता है और पीछे का दांत चपटे और बड़ा होता है। यहाँ इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो फ्रंट टीथ है, आगे के दांत काफ़ी छोटे हैं और फिर बैक दांत जो है वो चपटे हैं, फ्लैट है और क्या काफ़ी बड़ा साइज में है। तो जो छोटा आगे वाला दांत है, फ्रंट टीथ, जो कि आपका छोटा मिलेगा देखने में, वो तीखे होता है। इसका मेन काम क्या होता है, घास या भूसे को काटना, स्निपिंग या कटिंग। और पीछे के जो दांत होता है चौड़ा होता है और चपटे होता है और इसका यूज किया जाता है घास को अच्छी तरह से चबाने के लिए, च्यूइंग के लिए। बाकी जो गिलहरी आप देखेंगे तो इसके आगे के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और इसलिए चीज़ों को ये कुतरते रहता है। यानी गिलहरी के दांत जीवन भर बढ़ते रहेगा, अगर वो कुतरेगा नहीं तो दांत काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए दांत काफ़ी बड़ा ना हो, इसलिए वो हर दिन भर किसी न किसी चीज़ को कुतरती रहती है। सांप की बात करें अगर आप, इसके दांत नुकीले होता है शिकार को पकड़ने के लिए, और सांप के दांत होते हैं बट ये दांत का यूज भोजन के लिए नहीं करता है, भोजन को निगल जाता है, चबाता नहीं है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है जो आपका चेक करता है कि हाँ आपको बाकी चीज़ों के बारे में नॉलेज है कि नहीं, थोड़ा बहुत। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है और क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक ट्रेन जो है 30 जनवरी को 17 बजे, यानी रेलवे के टाइम के अकॉर्डिंग 17 बजे, यानी कि कितना बज रहा है, शाम का 5 बज रहा है, शाम का 5 बजे, यह शाम है, ठीक है, नई दिल्ली से चली और 31 जनवरी को 17 बजे बेंगलुरु पहुंची। दूरी कितना था, 1776 किलोमीटर। तो इसका एवरेज स्पीड आपसे पूछा जा रहा है, औसत गति पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो टोटल आपका समय आपको देखना है। प्रस्थान क्या था, 30 जनवरी 5 बजे, फिर आगमन हुआ था 31 जनवरी 5 बजे, यानी कि पूरा टाइम लगा 24 घंटा। कितना लग गया, 24 घंटा। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पर आपको पहले से ही क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 1776 और उसको 24 से आपको भागा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 74 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। काफ़ी आसान था ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है। पहला एक आपका असर्शन यानी कि आपका अभिकथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया है। पहला है कि पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यचर्या है, जो कारिकुलम है, वो थीम आधारित है। किस चीज़ से रिलेटेड है, थीम बेस्ड है। आप देखे होंगे आपके ईवीएस बढ़िया से पढ़े होंगे तो 5 या 6 थीम है आपका और ये अंत संबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड है सारे थीम। अब इसका कारण क्या दिया हुआ है कि थीम आधारित रखने से गहरी समझ यानी कि जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग होता है और थीम की शुरुआत सवालों से होती है, ठीक। अब कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है, तो आप यहाँ देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव लग रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट
एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, अब इसका डिटेल एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी में जो ईवीएस का थीम है कितना है, टोटल 6 है। तो थीम की संख्या भी आप याद रखिएगा, कभी 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 पूछ लिया जाता है। तो एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार ईवीएस को टॉपिक के बजाय 6 मुख्य थीम्स में बांटा गया है। और थीम क्या करता है, चीज़ों को अलग अलग देखने के बजाय एक होलिस्टिक व्यू देता है और रटने के बजाय ये गहरी समझ डेवलप करती है। तो कौन कौन सा थीम है, एक थीम है आपका शेल्टर आवास का, दूसरा है आपका यात्रा यानी कि ट्रैवल का, फिर थिंग्स वी मेक एंड डू, फिर आपका एक भोजन का है, फिर एक पानी का है और फिर एक फैमिली एंड फ्रेंड्स का है। तो ये 6 थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से रिलेटेड है और इन 6 थीम को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेडागोगी से पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है कि एनसीईआरटी की जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है उसका अगर आप अध्याय 4 को देखेंगे तो वहाँ पर एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है। उस चैप्टर में किस चीज़ की कहानी है कि आम का पापड़ कैसे बनाया जाता है उसके बारे में एक स्टोरी है। अब एनसीएफ 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है, यानी कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ाया जा रहा है ईवीएस में, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की जरूरत होती है उसकी व्याख्या करना, या प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है उसकी चर्चा करना, या अमूर्त के स्थान पर अपने एक्सपीरियंस के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकसित करना। तो पहले बताया कि ईवीएस को थीम आधारित इसलिए बनाया गया ताकि डीप अंडरस्टैंडिंग हो, और यहाँ पर आपको समझ दिख रहा समझ लिखा हुआ है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगर आप ईवीएस के वर्ड को भी याद रखिएगा ना जब एनसीएफ या एनईपी का, तो वहाँ से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं जो आपका पेडागोगी वेस्ट होगा। तो अभी तक सेशन को अगर लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे पीडीएफ टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगा और एप्लीकेशन में भी बहुत सारे फ्री पीडीएफ आपका अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पेडागोगी से ही पूछा जा रहा है और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि मोहन जो है कक्षा 5 का एक ईवीएस का टीचर है, ठीक है। उन्होंने अपने छात्रों को एक कार्य दिया, कार्य क्या था कि अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें, यानी उन लोगों के टाइम में पानी किस प्रकार अवेलेबल था उन लोगों के गांव में या शहर में, और अभी क्या वर्तमान स्थिति है उसके बीच एक तुलना करने के लिए बोला जा रहा है, कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस एक्टिविटी के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी, यानी इस एक्टिविटी को क्यों दिया गया, मोहन जो टीचर है ईवीएस का वो इस एक्टिविटी को बच्चों को क्यों दिया, ताकि वो भूमिका का निर्वहन कर सके, ताकि वो कोई प्रोजेक्ट बना सके, ताकि वो चर्चा कर सके, या ताकि वो साक्षात्कार कर सके, कौन सा क्वालिटी इसमें आपका डेवलप होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सा। तो ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है, क्या है ये, एक परियोजना है। ये किस चीज़ के लिए किया गया है, एक प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। और प्रोजेक्ट क्या होता है, ये एक श्रृंखला होती है, सीरीज ऑफ वर्क होती है। कोई भी प्रोजेक्ट जब आपको दिया जाएगा तो वहाँ आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो क्या होती है, एक सीरीज होती है। किस चीज़ का सीरीज होता है, एक श्रृंखला होती है जिसमें परिणाम तक पहुंचने के लिए, जैसे यहाँ से आप काम स्टार्ट किए लास्ट तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक में बहुत सारे पहले ही आपको काम करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग प्रोजेक्ट देते हैं। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अर्चना जो है विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। तो वो क्या एक एक्टिविटी करा रही है स्कूल में जिसमें बात किया जा रहा है कि स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता, कौन सा कारण आपका नहीं हो सकता इसके लिए। तो ये जो जितने भी आपका पेडागोगी के क्वेश्चन है काफ़ी आपको ट्रिकी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला है कि वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। तो ये तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा, ध्यान से देखिएगा, नहीं। तो ये तो होगा ही, वाद विवाद से इस चीज़ को ही डेवलप किया जाता है। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, ये भी सही बात है। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है, ये भी सही है। वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों का ज्ञान का आकलन कर लेते हैं, ये भी सही है। तो सारे ऑप्शन ही आपका क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव है ही नहीं एक। तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग इतना याद रखना है कि ये क्वेश्चन में पूछा जा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, रॉन्ग है थोड़ा सा। ये सारे स्टेटमेंट जो है किसको है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बच्चा विभिन्न कौशल कार्य जैसे कि खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत
का वर्णन करता है। उपयुक्त कथन है, बच्चा विभिन्न कौशल कार्य जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत यानी बुजुर्गों से जो चीज़ें वे सुनते हैं उस चीज़ के बारे में वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ये कथन किस टाइप के चीज़ को सपोर्ट करता है? ये सीखने के सूचक है या सीखने के उद्देश्य है? ये एक दक्षता कथन है कि एक सीखने के प्रतिफल है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो ये क्या है आपका, बच्चे कहाँ से बताते हैं, बुजुर्गों से बताते हैं, यानी कि ये आपका एक सीखने के प्रतिफल है। क्या है, सीखने के प्रतिफल है, यानी ये आपका एक लर्निंग आउटकम। क्या है, लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम यानी सीखने के बाद जो भी चीज़ें हम लोग जानते हैं उसे हम लोग कहते हैं लर्निंग आउटकम। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक लर्निंग आउटकम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर आप आसानी से आंसर कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है आपका क्या है, एक समुद्री तट वाला राज्य। ठीक। नेक्स्ट है आपका कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के पाठ 13 में गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। ईवीएस के किताब में पाठ 13 में गौरव जानी करके एक गौरव जानी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो कौन सा थीम का हिस्सा ये पूछा जा रहा है? तो हम पहले बोले कि ईवीएस में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि आपका थीम बेस्ड होगा कि कौन सा थीम से क्या है क्या नहीं है। तो ये यात्रा का वर्णन कर रहा है। किस चीज़ का वर्णन कर रहा है? यात्रा का, यानी कि ट्रैवल का वर्णन कर रहा है। तो किसका हो जाएगा? ये आवास का है। किसका है? ये आवास थीम का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास में कौन सा एक्टिविटी नहीं होती है? तो पहला एक्टिविटी है कि बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, तो इससे कोई भी कंस्ट्रक्शन वो नहीं कर रहे हैं, रचनावादी काम है ही नहीं ये। रचनावादी काम कौन सा होती है? जिसमें बच्चे अपने दिमाग लगाते हैं। फिर आपको यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, तो बच्चे कॉन्सेप्ट के बीच की नए नए कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आंसर हो सकता है। फिर है कि बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। फिर है कि बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा। तो कौन सा आपका एक, और यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं होती हुई, कौन सा है? नहीं, यानी कि आपको नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पर फाइंड करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आप नहीं को भूल जाएंगे। जैसे अभी मेरे साथ ही हुआ कि हम नहीं को भूल गए, तो बहुत ही ध्यान से देखना है। तो ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बाकी ये जो आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और यही आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज पीपीटी दो अलग अलग बन गया, इसलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर मिसमैच दिख रहा होगा। उधर हम लोग 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इधर भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पूछा जा रहा कि खेल खेलने से पहले वो सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? जब आप टीचर बन जाएंगे, जब आप स्कूल में जाएंगे, तो बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी खेल खेलने से पहले उसको नियम बता देते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न आपसे पूछा जा रहा है कि नियम हम लोग क्यों बताते हैं, इसके पीछे का नियम हम लोग क्यों बताते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो बच्चों को ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में हमें नियम बनाते हैं, जीवन में नियम होता है। इससे हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। खेल में अगर नियम है, रूल्स है, तो उसी टाइप से लाइफ में भी क्या होती है, कुछ नियम होती है। फिर आपका है कि ताकि सही कार्य सही ढंग से किया जाए। नियम अगर आपको पता होगा तो कार्य को आप सही ढंग से कर पाएंगे। ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बंध है। तो कोई सोसाइटी का कुछ ना कुछ रूल्स होता है, तो ये भी आपको बचपन में ही आपको पता चल जाता है जब आप खेल के नियम सिखाते हैं बच्चों को। फिर है कि नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए, बी और सी, कि हम लोग खेल के नियम क्यों बताते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट को पढ़ना है और रीजन को पढ़ना है, और आपको ये वाला भी हो गया, छोड़िए इसको। नेक्स्ट आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट है कथन ए और कथन बी। अब फिर आपको पूछा जा रहा है आंसर। तो ये भी आपका कंटेंट से रिलेटेड है, विषय वस्तु से रिलेटेड है ईवीएस का। पहला पूछा जा रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग जो है चांद पर उतरने वाला सबसे पहले व्यक्ति थे। तो हम लोग सभी जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जो है चांद पर उतरने वाले कौन थे? सबसे पहले व्यक्ति थे। फिर पूछा जा रहा है कि सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है।
कौन सा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट नंबर बी आपका गलत है, क्योंकि कल्पना चावला का जो स्टोरी है उसमें आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ बढ़िया से कि वो कब कब गई थी स्पेस में। एक बार गई थी 1997 में, और दूसरा बार गई थी वो 2003 में। कब गई थी? 2003 में। और जब सेकंड बार गई थी तो सेकंड बार जब स्पेस वापस आ रहा था आपका इंडिया, आपका वर्ल्ड की ओर, स्पेस से वो दुनिया में आ रही थी, तो वो स्पेस यान में आग लग गया था। वो स्पेस यान क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसका डेथ हो गया था। तो ये स्टेटमेंट बी जो है ये गलत है, बाकी स्टेटमेंट ए आपका सही है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाता है। जब भी आप सिखाते हैं या जब आप सीखते हैं और प्रगति का अवलोकन करते हैं तो कुछ न कुछ क्या हो जाती है? मिस्टेक हो जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो कौन सा सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। पहला है कि पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, फिर है कि बच्चों की योग्यता वो कार्य निष्पादन के संबंध में पहले का अनुभव, ये तो आपका दर्ज होना चाहिए। किसी एक विषय की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, ये भी होना चाहिए। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि, ये भी आपका होना चाहिए। इससे आप बेहतर समझ सकते हैं बच्चों को और उसको उसी हिसाब से उसको पढ़ा सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव स्टेटमेंट है, यही आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। नेक्स्ट आपको दो स्टेटमेंट दिया है, फिर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है कि एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उसकी क्या होती है? फुर्ती में कमी होती है। सेकंड स्टेटमेंट है कि एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। तो एनीमिया क्या होती है? एक बीमारी होता है। किसके कारण होता है? अगर आप बात करेंगे कि एनीमिया के कारण क्या है, एनीमिया क्यों होता है, तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बढ़िया से आपको पता होगा कि एनीमिया रोग किस कारण होती है? आयरन की कमी से। किसकी कमी से? आयरन का कमी से। तो जो भी बच्चा साग वगैरह नहीं खाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? आयरन की कमी हो जाएगा। तो और आयरन की कमी होने से क्या होती है? बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्त क्या होती है? धीरे धीरे स्लो होने लगती है और बच्चे ठीक से बढ़ भी नहीं पाती है और वो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होता है। आप बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो लेथार्जिक होता है। क्या होता है? लेथार्जिक। उसको आप कोई काम देंगे वो काम को टालते रहेगा, काम को करेगा ही नहीं। तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो एज ए टीचर आपको फाइंड करना है। तो क्या उसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा या उसको सही से पोषण नहीं मिल रहा? तो बहुत कोई इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। एक बहुत ही बेसिक सा एलिमेंट है जो बॉडी को चाहिए होता है बहुत ही कम मात्रा में। तो यहाँ आयरन, तो आयरन की कमी से ही एनीमिया बीमारी होता है और इससे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है बच्चों के लाइफ में। फिर आगे जाकर भी वो बहुत बेहतर कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि शुरुआत में ही उसके अंदर एनर्जी की कमी हो जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कुछ डांस फॉर्म है और पूछा जा रहा है कि सही मिलान आपको फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पहला डांस फॉर्म है लावनी। लावनी एक डांस फॉर्म है और बोला जा रहा है कि तमिलनाडु स्टेट का डांस फॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी में है कि भारतनाट्यम। तो सही है, भारतनाट्यम जो है उड़ीसा का एक आपका कल्चरल डांस है। अगर हम लोग कथक की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ का है? कथक जो है आपका यूपी का है। कथक कर्नाटक का आपका नहीं है। कथक क्या हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा। और ये बिहू जो डांस फॉर्म है ये कहाँ का है? असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। तो यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लावनी जो है ना ये भी तमिलनाडु का नहीं है, ये आपका महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है। कहाँ का डांस फॉर्म है? महाराष्ट्र का। यहाँ टाइपिंग एरर है, पीपीटी बनाया गया है उसमें टाइपिंग एरर है। आपको याद रखना है कि लावनी डांस फॉर्म जो है महाराष्ट्र का लोकल डांस है, यानी क्षेत्रीय नृत्य है। जैसा कि झारखंड की हम लोग बात करेंगे छो डांस हो गया, तो ये भी आपका लावनी भी उसी टाइप से महाराष्ट्र का डांस है। कथक जो है आपका यूपी का डांस है और पूरा उत्तर भारत में एकमात्र जो कल्चरल डांस का फॉर्म है कथक सिर्फ एक ही है वो यूपी का। बाकी आप कहीं भी स्टेट जाइए नॉर्थ इंडिया में, पंजाब हो गया, इन सारे स्टेट में किसी में भी क्लासिकल डांस देखने को नहीं मिलता। जबकि उड़ीसा का क्लासिकल डांस आपका भारतनाट्यम है, असम का आपका बिहू हो गया, ये क्लासिकल नहीं है। बाकी जो छो डांस है इसको क्लासिकल डांस के सरणी में डालने का विचार चल रहा है। बाकी आपको और एक पॉइंट याद रखना है, झारखंड से संबंधित जो छो डांस है ये यूनेस्को हेरिटेज डांस फॉर्म में आता है। यूनेस्को का हेरिटेज डांस फॉर्म होता है उसमें काउंट होता है। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है पहले वाला स्लाइड में।
यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या कारण है कि ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में किस्से और कहानियों को इम्पोर्टेंट प्लेस दिया गया है। अगर आप ईवीएस पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही बोरिंग फील होगा या आपको लगेगा कि हम बच्चों का चीज़ें पढ़ रहे हैं। बट अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तो आप वहाँ से काफ़ी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे डेली लाइफ का। तो इसीलिए कहानी को ज़्यादा जगह दिया गया है, बहुत सारे किस्से के लिए बताया गया है, बहुत सारे जर्नी के बारे में बात किया गया है। तो इसके पीछे का रीज़न पूछा जा रहा है कि क्यों इसका स्थान दिया गया है, ये आपको बताना है कि क्यों इसका स्थान दिया गया है। तो इसका स्थान क्यों दिया गया है, तो पहला ऑप्शन है कि शिक्षक जो है किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं। तो ये उतना आपका मतलब जोरदार स्टेटमेंट नहीं है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट आप काउंट करेंगे इसको, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर आपका है कि कहानियों का इस्तेमाल पर्यावरण संवेदनशीलता विकसित करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कहानियों के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों के अंदर इन्वायरमेंट सेंसिटिविटी पैदा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। फिर है कि बच्चे जो है कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं। ये सही है, बच्चे जब भी कोई कुछ कहानी सुनते हैं तो वो उस से अपने आप को जोड़ लेते हैं। इससे उसके अंदर क्या होती है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा समझ विकसित होता है। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। किस्से और कहानियाँ समाज को पसंद है, ये जरूरी नहीं है। समाज को जो पसंद है वही पढ़ाएंगे, ये तो जरूरी नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि एनसीईआरटी के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं और रोजमर्रा की समस्याओं को रखा गया है। अब इसका रीजन दिया गया है कि इन समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो और संवेदनशील बने। तो दोनों ही स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही आपका पॉजिटिव है और दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकथन और कारण दोनों सही है, और अभिकथन की सही व्याख्या करता है कारण। नेक्स्ट है कि उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना टाइम लगता है। तो जब भी आप दूध वगैरह पियेंगे तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि दूध को पचने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 2 घंटा लगता है। कितना लगता है, 2 घंटा लगता है। और दूध का जो पाचन होता है वो कौन एंजाइम के द्वारा दूध का पाचन होता है, तो ये आपको याद रखना है कि पेप्सिन। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। 2 एंजाइम है, एक हो गया पेप्सिन और दूसरा हो गया आपका रेनिन। क्या हो गया, रेनिन। इन दोनों एंजाइम, ये 2 एंजाइम है, क्या है, एंजाइम है, और इन दोनों एंजाइम के हेल्प से ही दूध को पचाया जाता है। और कितना टाइम लगता है, 2 घंटा का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति मृत सागर यानी डेड सी या डेड सी, यहाँ इसको हटाए, डेड सी में नहीं डूबेगा भले ही वो तैरना ना जानता हो। आप सुने होंगे कि जो डेड सी है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि आप तैरते रहेंगे। इसके पीछे का कारण आपसे पूछा जा रहा है कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण है जो समुद्र का पानी है उसमें क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, उच्च घनत्व होती है। इसके कारण क्या होता है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर डूबता नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि डेड से कहाँ पर सिचुएटेड है, तो डेड सी जो है इजराइल, कौन सा, इजराइल। 2 देश का नाम आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है इजराइल और दूसरा आपका याद रखना है जॉर्डन। क्या याद रखना है, जॉर्डन। इन दोनों देश के बीच आपका डेड सी सिचुएटेड है। इन दोनों देश के बीच, इजराइल और जॉर्डन के बीच आपका डेड सी जो है, मृत सागर आपका सिचुएटेड है। पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो टोटल आपका 30 क्वेश्चन करा दिया गया, जैसे कि हम बताए थे आपको कि आज के सेशन में हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आगे इस टाइप के सेशन आपका यूट्यूब में कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि एक क्लैरिटी मिले कि हाँ आपको सेशन से बेनिफिट हो रहा कि नहीं हो रहा। और अगर आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप क्या जेटेट के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कहाँ से डाउनलोड करना है आपको, गूगल प्ले स्टोर। कहाँ जाना है आपको, गूगल प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले स्टोर में आप जाएंगे और एग्जाम नैनो टाइप करेंगे तो वहाँ से आपको पूरा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। फिर आप वहाँ से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये जितने भी आपको पीडीएफ दिख रहा है ये सारे पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी पीडीएफ को बनाने के लिए टाइम लगता है, उसके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है दिन भर। और आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि सबको जो है कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ये भी आपको भी पता है। और कोई भी चैनल आप देखेंगे तो वहाँ पर इस टाइप के, इस लेवल के कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पर हर एक कंटेंट एआई का हेल्प लिया ही जा रहा। साथ में आपका जो कंटेंट है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एआई को आप बोलेंगे ईवीएस का एग्ज़ाम आप खुद करके देखिएगा एआई को पूछ करके, तो आप वहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन का लेवल काफ़ी कम रहता है, बट आपको जो लेवल देखने को मिलेगा वो लेवल हाई देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड देखने को मिलेगा।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।